डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मानचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में आज बात होगी कपास को लेकर, कॉटन को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर इस समय पर कपास क्या कहती है, नरमा क्या कहता है, घरेलू डोमेस्टिक बाजार के अंदर में नरमा और कपास क्या कहता है, चीन की निगाहें इस समय पर नरमा कपास को लेकर के क्या है। क्या साल 2022 की तरह हम ऑल टाइम हाई के ऊपर नरमा कपास की कीमतों को देखेंगे? क्या 13,000 रुपए इस बार फिर किसानों को यहां पर मिलेंगे? ये सब हम जानेंगे और हमारा यहां पर स्टूडियो में साथ देंगी सत्येंद्र भाटिया जी। आप प्रोफेसर हैं IMM बिजनेस स्कूल से, आपका स्वागत है भाटिया जी। थैंक यू। और साथ ही मुंबई से कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, केडिया कमोडिटी से। अजय जी, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में। अभी फिलहाल सीधे हम रुक करते हैं खास रिपोर्ट की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त का कपास का सिनेरियो क्या कहता है, देश के अंदर में कपास की क्या स्थिति। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब सीधे सवाल जवाब की तरफ हम रुख करते हैं और भाटिया जी से यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल क्या 2022 की तरह
13,000 रुपए का ऑल टाइम हाई हम नरमा कपास के अंदर देखेंगे। हालांकि ये जो सीजन गया अभी पीछे, इसमें हमने ये देखा था कि जो प्राइजेस थे वो काफी डाउन थे, 5,000 रुपए के नीचे इवन इनफैक्ट हमने भाव देखे। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर मार्च अप्रैल में हमने भावों के अंदर में एक रैली आते हुए देखी और भाव 8,000 रुपए के स्तर को छू गए। अब मोमेंटम क्या कहता है और आने वाला सिनेरियो क्या है? भटिया जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस मार्केटिंग और बिजनेस का, और इस समय पर नरमा कपास का जो सिनेरियो है, क्योंकि क्रॉप का साइज लगातार रिड्यूस हो रहा है नरमा कपास का, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो मेजर इंपोर्टर है हमारा बांग्लादेश, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सारी की सारी इस समय पर बांग्लादेश और भारत में काफ़ी मात्रा के अंदर में बांग्लादेश से कपड़ा इंपोर्ट होकर के आता है और वो रॉ मटेरियल भारत से ही परचेज करता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर बड़ा घटनाक्रम चला है और जिस तरीके से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है 2022 में जो हमने ऑल टाइम हाई लगते हुए देखे थे नरमा कपास के अंदर में 13,000 रुपये प्रति क्विंटल के, क्या वो भाव इस सीजन के अंदर में किसानों को मिलते हुए दिखाई देंगे? अभी जैसे आपने कहा कि जो सिचुएशन बनी हुई है, एक तरह की अबनॉर्मल सिचुएशन है जी। चाहे हमने कुछ देखा था कि बांग्लादेश में कुछ महीनों से कुछ गड़बड़ी चल रही थी, बट इवन देन इतना लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि तख्ता ही पलट जाएगा। तो एकदम देखें शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक तरह का लोगों को धक्का लगा है कि उससे उनको लगता है कि अब जो डिमांड बांग्लादेश से आ रही थी एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो अब वो थम जाएगी, और क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्राइस भी जो लेवल है उस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकता, उसको नीचे आना ही होगा। राइट, और ऑलरेडी आ चुका है। किसान काफ़ी खुश नहीं हैं। कुछ हमारे कंटेनर्स भी पोर्ट पर अटके पड़े हैं। सो कंजेशन पोर्ट पर तो हो रही है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है लोगों को कि पता नहीं कल भी ठीक होगा नहीं। तो जैसे आज से सुना है एटलीस्ट लैंड रूट टू बांग्लादेश वो ओपन हो गया है, तो मुझे लगता है लोगों में थोड़ी तो तसल्ली होगी कि एटलीस्ट जो कार्गो फंसा हुआ था वो जा रहा है। उससे हमने पॉलिटिकली भी देखा है कि चाहे वहाँ पर अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वो आए हैं आगे, और जो पुलिस को काम करना चाहिए था, द स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी तसल्ली है कि ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं ऐसे जाएगी, ये ज़रूर रुकेगी, क्योंकि ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए ही, बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए दे नो हाउ क्रूशियल इट इज़। सारे ब्रांड्स को उन्होंने अपने साथ रखना है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन उनको संभालनी ही होगी। तो मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है कि बांग्लादेश की सिचुएशन थोड़े समय के बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी प्राइस ज़रूर जो घटा हुआ है वो थोड़ी देर के लिए कम रहेगा, उसके बाद डेफिनेटली उसमें उछाल आएगा जैसे ही डिमांड वहां से बढ़ेगी। हमारे साथ अजय केडिया जी भी हैं, मुंबई से जुड़े हैं इस समय पर। अजय जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, 2022 के अंदर में हमने कपास के एक अच्छी कीमत आते हुए देखी थी, किसानों को बड़ा अच्छा प्राइस मिला था, 13,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिखाई दिया था। चालू सीजन के अंदर जो रैली स्टार्टिंग के अंदर में दिखाई दी, हालांकि जिस समय पर क्रॉप आई थी उस समय तो किसानों को कुछ भी नहीं मिल पाया था और 6,000 रुपये के नीचे के भाव थे, और उसके बाद एकदम से हमने एक उठाव आते हुए देखा और 8,000 रुपये के ऊपर पे भाव चले गए थे। क्या लगता है अब आपको सिनेरियो देखते हुए, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बनी हुई हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी कोई डिमांड इस समय पर दिखाई नहीं दे रही, उम्मीद जताई जा रही थी अभी 2-3 महीने पहले कि एक बार फिर से हम इसको 13,000 रुपये और 15,000 रुपये जाते हुए देखेंगे,
लेकिन अब के सिनेरियोज को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को देखते हुए आपको क्या लगता है 13,000 रुपए 15,000 रुपए का जो हाइपोथेटिकल फिगर है, क्या वो किसान देख पाएगा? नरमा और कपास के जो उत्पादक हैं, क्या वो ये लेवल्स आते हुए देख पाएंगे? नमस्कार सूरज जी। देखिए, कॉटन एक ऐसा मैटर रहा है, हमने पिछले 4 सालों में काफी बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देखा है। हमने देखा पहला चीज, जैसे मैंने अभी सुन भी रहा था कि प्राइजेस के जो एरिया है या प्रोडक्शन है उसमें इंडिया में काफी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये देखिए, कोविड के समय में जो हमने एक जंप मारा था उसका एक कारण था ये इंटरनेशनल में क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे। जब हमने पॉलिस्टर या मैनमेड फाइबर के भाव बढ़ते तो कॉटन को सपोर्ट भी मिला। हमने इंटरनेशनल में लगभग 140-45 सेंट भी आते हुए देखा। मुझे लगता है वो एक हाइप इसलिए बना था क्योंकि मैनमेड फाइबर्स में तेजी आ गई थी, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस था कोविड। लेकिन कोविड से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी अभी तक उभरी नहीं है। इंडिया की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आज भी आप यूएस देखें तो शुक्रवार को नंबर आए थे पिछले, जो रिसेशन की बात हो रही है। यूरोप में भी वैसा ही सीन है। अगर हम यूके बात करें वहां पे भी है। जापान में तो हमने अभी रिवर्स कैरी ट्रेड की वजह से जो बड़ा फॉल देखा, उसी का स्पिल ओवर हमने देखा। चाइना है, उसके नंबर खाए। तो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी थी वो कोविड के बाद से अब तक उभर ही नहीं पा रही। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में जो डिमांड होनी थी वो अब तक पूरी लेवल अप हुई नहीं है, प्री पैंडेमिक के उतने लेवल पे पहुंची नहीं है और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि प्रोडक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी है। तो मुझे लगता है अभी भी जो अगला 6-8 महीना या साल भर की बात करें तो डिमांड अनसर्टेनिटी कंटिन्यू मेंटेन रहनी है। हाँ, अब जो भाव खड़े हैं या भाव में थोड़े बहुत सपोर्ट थे, वो हमने सप्लाई साइड कंसर्न्स की वजह से देखे थे। तो मुझे लगता है अगला 6 महीना और ज्यादा क्रूशियल होने वाला है जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए, जो कॉटन के प्राइसेस पे भी इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर पे चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों ही खास मेहमान सत्येंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ मुंबई से अजय केडिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कि कपास और नरमा इस बार क्या रंग दिखाने वाले हैं, क्या वाकई में ये दोनों सफेद सोना इस बार बनेंगे। भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इसको सफेद सोना कहा जाता है और पहले क्योंकि किसान इसको बड़े चाव से लगाया करते थे और हमने इसमें क्रॉप डैमेज के बड़े केसेस सुने, जिसकी वजह से इनका जो किसानों का जो रुझान है वो यहाँ से हट करके पैडी की तरफ ज़्यादा मूव कर गया। और क्योंकि टिड्डी का आक्रमण, फिर इसके बाद बारिश, ये बहुत सारे चैलेंजेस नरमा कपास के अंदर में देखने को मिले, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो मूव हो गया अदर क्रॉप्स की तरफ।
इसी वजह से इसका जो क्रॉप साइज है वो लगातार रिड्यूसिंग की तरफ है। और बीटी कॉटन के बाद तो हमने एक ट्रेमेंडस जरूर एक मूवमेंट आते हुए देखा था, लेकिन अभी के जो सिनेरियोज हैं, जैसे अजय जी भी बात कर रहे थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ साथ में इकोनॉमिक इस समय पर जो सिचुएशन है वो भी फेवरेबल नहीं है। यूएस इस समय पर क्राइसिस में है, आपका ब्रिटेन इस समय पर क्राइसिस में आ गया है, यूरोपियन कंट्रीज इस समय पर इकोनॉमिक जद्दोजहद से जूझ रही हैं। उसको लेकर के अब आप क्या दृष्टिकोण रखती हैं? क्या नरमा कपास 10,000 को क्रॉस कर पाएगा या नहीं? So definitely challenges तो हैं, हाँ, राइट, बट पिछले 3-4 साल से आई थिंक द होल वर्ल्ड इज रेडी कि चैलेंजेस एक खत्म होगी तो दूसरी चालू रहनी है, एंड देयरफॉर पीपल आर रेडी। ओके, तो जैसे आपने कहा कि यील्ड कम हो रही है इसकी, विच इज़ डेफिनेटली यील्ड कम हो रही है, लेकिन सरकार भी और किसान भी ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे इसके बारे में, सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है इन चीज़ों पर, ताकि ये यील्ड जो घट रही है थम जाए और यील्ड एक्चुअली इम्प्रूव हुए। जैसे आपने बीटी कॉटन की बात करी, तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट वैसे भी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नो, स्पेशल टेक्नोलॉजी मिशन है फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल सेक्टर। पीएम मित्रा पार्क्स बने हैं ताकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंड बेसिकली कि किसान भी वैल्यू चेन में वो ऊपर जाए, यू नो, कॉटन से यान, यान से फैब्रिक, फैब्रिक से गारमेंट्स। सो ये बहुत ज़्यादा ध्यान है इसके ऊपर कि चाहे हमें एक चीज़ में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर हम अपने वैल्यू चेन में बहुत अच्छी तरह समर्पित हो जाएंगे, देन डेफिनेटली हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी अपने कमोडिटी के लिए। तो उस पर डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू टेक अस फार अहेड, इवन इफ यील्ड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यस, यील्ड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम। अगर हम चाइना को देखें और चाइना की प्रोडक्टिविटी को देखें और हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को देखें, तो उसकी 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर लैंड की अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत मेजर डिफरेंस हमें दिखाई देता है। भारत का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लोअर चला जाता है, 6 टाइम लोअर है चाइना से प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन। अजय जी, भारत का इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन ठीक ठाक जरूर है, एक्सपोर्ट भी अच्छा है, और एक्सपोर्ट होने के साथ साथ में लेकिन प्राइजेस, डिमांड के ऊपर पे खेल आ जाता है। क्योंकि हमने एक तो वो भी टाइम देखा था जब 2007-8 के दौरान जब चाइना के अंदर में एक मेजर डिजास्टर हुआ था, बाढ़ आई थी, और उसके बाद इंडिया के अंदर में कॉटन के प्राइसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, और एक बार फिर से हमने 2022 के अंदर में वो सिनेरियो बनते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं पहले तो ये होता था कि चाइना जो है वो स्टॉक बड़ा हाई लेवल के ऊपर पे स्टॉक करता है कॉटन का। तो क्या अभी भी सिनेरियोज कुछ ऐसे दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है चाइना की तरफ से एक बड़ी डिमांड जो है वो निकल करके आ सकती है, वो पंप मार सकती है इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो कोविड के बाद चेंज हुई है जी, वो हुई है फूड इन्फ्लेशन को लेकर। आज अगर हम देखें तो कोविड के बाद से ही हमने फूड इन्फ्लेशन में काफी बड़ा जंप आते हुए देखा। नो डाउट इंडिया इससे काफी अच्छी रही है, हम लोग काफी बड़े प्रोड्यूसर भी आगे, जैसे हमने ऑयल सीड के भाव कहाँ देखे थे और अब कहाँ पे है, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, चाहे हम चाइना की भी बात करें, तो यहाँ पे चाइना की जो प्रायोरिटी है वो इकोनॉमी को नंबर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो चीजें चल रही है, तो आई थिंक अभी भी जो फोकस अगर हम कॉटन की बात करें या ज्यादा करके देखते हैं, स्टेट रिजर्व कॉटन काफी चाइना काफी कमोडिटीज को स्टॉक करता है, बट फूड इन्फ्लेशन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में जो वॉर जोन बना हुआ है, तो आई थिंक एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे सबका ध्यान है, राइस, वीट, ये जो अदर बड़ी क्रॉप्स है, लोगों का ध्यान या बाकी इकोनॉमी पे ध्यान उसका है, रादर देन हम कॉटन पे जाए लॉकडाउन। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल बाकी चीजें स्टेबल नहीं होगी,
चाइना कॉटन को वापस लेने में या ग्लोबल मार्केट में, देखिए आदमी पहले खाएगा फिर पहनेगा। तो अभी जो सिचुएशन बनी है ग्लोबल मार्केट में, मुझे लगता है फूड इन्फ्लेशन काम डाउन करने की जरूरत है और हर इकोनॉमी का ध्यान उसी पे ज्यादा जा रहा है। तो कॉटन में मुझे लगता है इट मे टेक टाइम। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन अगर समझो जो अभी लानिनो में हम कन्वर्ट हो चुके हैं एलिनो की जगह पे, तो यहाँ पे अगर कुछ डैमेजेस होती है, पिंक बॉल वर्म, व्हाइट फ्लाई अटैक या और प्रोडक्शन में कमी आती है, तो डेफिनेटली प्राइसेस को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट मिलेगा। लेकिन जो हम डिमांड की बात करें, दैट शुड टेक टाइम। लेवल्स क्या देखते हैं, एक छोटे से उसके साथ में लेवल्स क्या देखते हैं आप? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा जितने भी फंड हाउस थे उन्होंने अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दी है। जो हमने अप्रैल में आई थिंक 100 सेंट के ऊपर हमने भाव देखा था। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ कोई भी पोजीशन बड़ी बनी हुई नहीं है। तो टेक्निकली अगर मैं आइस कॉटन की बात करता हूं तो प्राइसेस 74 सेंट से लेकर 64 सेंट का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा जो वर्कआउट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हम जो एमजेक में कॉटन कैंडी है वो काफी कोट नहीं कर पा रही, बट 56 के आसपास का अगर भाव दिखते हैं तो मुझे लगता है डाउन साइड जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3-4 सालों से कंटिन्यू हमने प्रोडक्शन में ड्रॉप देखा है, लेकिन डिमांड में भी जंप नहीं आ रहा है। तो इसका भी जो दायरा मुझे अभी एज ऑफ नाउ दिखता है वो है 55,000 से लेकर 58,000 का। हाँ, अक्टूबर में जैसे हम एंटर करते हैं तो क्रॉप की एक्चुअल सिचुएशन समझ में आएगी और जो अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न बना हुआ है चाहे बांग्लादेश को लेकर या बाकी कंट्रीज को, वो थोड़ा ऑफसेट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ जो हमारा रहता है वो डिमांड पीरियड रहता है। इंडिया में फेस्टिव सीजन है, उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही ज्यादा रेडिकल बहुत बड़ा जंप आ जाएगा। एज ऑफ नाउ जो करंट सिचुएशन है तो अगला महीना 2 महीना मार्केट साइडवेज ही रहने की उम्मीद है। जी बटे जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, क्या लगता है किसान को इस बार अच्छे दाम मिलेंगे? इस बार अगर आप कह रहे हो द वेरी शॉर्ट टर्म तो थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ यू गिव इट सम मोर टाइम तो जैसे मैंने कहा हमारी सरकार काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म स्टेप्स ले रही है ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो ऑन कॉटन बाई प्रोडक्ट्स, यू नो कॉटन लिंट के डिफरेंट यूजेस, सो कॉटन सीड ऑयल, कॉटन ऑयल केक्स, यू नो विच आर यूज नॉट जस्ट फॉर प्रोटीन एक तरह का मील बट ऑल्सो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो नए बाई प्रोडक्ट्स, तो इफ़ यू गिव मी द लॉन्ग टर्म देन डेफिनेटली आई think the situation is rosy, but the very short term अगले 6-7 महीने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई और आपने इस तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आप भी जुड़े और आपने तमाम जानकारियां और अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेरियोज हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आज की क्विज के साथ आपको छोड़े चलते हैं, जिसका जवाब आप हमें दे सकते हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर। सवाल आपकी स्क्रीन पर। कपास उत्पादन में भारत कौन से पायदान पर है? ए पहले, बी दूसरे पायदान पर, सी तीसरे पायदान पर और डी चौथे पायदान पर। और आप अपने सही जवाब अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर भेज सकते हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश कपास में क्या तेजी क्या मंदी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि और बहुत सारी बातें जो आपकी जेब से जुड़ी हैं दूरदर्शन किसान पर जारी है। आज का युवा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ही नहीं, कृषि विज्ञान में शिक्षा हासिल कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। कृषि की पढ़ाई में भी हैं अपार संभावनाएं। अगर आप भी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक, डॉक्टर एवं इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एग्री की उड़ान देखना मत भूलिएगा।
क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ नित नए अनुसंधान को दिशा देने में लगा है। एग्री की उड़ान 22 सितंबर से हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में सूचकांक 31 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 39 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो खुद ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। अब बात करते हैं अरहर के भाव की। गुजरात की जसदन मंडी में अरहर का भाव 8,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में अरहर 10,850 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में अरहर के सौदे 10,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंगफली के भाव। गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव 5,365 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में मूंगफली 5,070 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में मूंगफली के सौदे 4,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं सरसों के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सरसों 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे 5,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। चलिए हमारे साथ वनों के खजानों को ढूंढने, उनसे मिलती अमूल्य सेवाओं को समझने। हवा, जल, औषधि, आहार और पोषण प्रदान करते ये वन। जानिए कैसे वनों की पारिस्थितिक सेवाओं का महत्व समझकर हम सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे